अगला क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन इज अननेसेसरी इन हाइब्रिडाइजेशन इफ। किस कंडीशन में इमैस्कुलेशन करना कोई जरूरी नहीं है। देखो, इमैस्कुलेशन में क्या होता है, मान लो एक फीमेल प्लांट पेरेंट है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मेल और फीमेल दोनों है उस पे। अब हम चाहते हैं, मान लो ये एक फूल है, ये एक बंद फूल है, जैसे वो बड होता है ना, फ्लावर बड, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन से उसको बचाना है। तो क्या होगा, अगर हम इसमें से मेल मतलब एंथर को रिमूव कर दें, हटा दें, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से एंथर को रिमूव कर देते हैं, रिमूव एंथर्स, और इसी स्टेप को इमैस्कुलेशन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम ए फीमेल प्लांट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। चलो, अब इस एंथर को हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया। अब जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है बैगिंग। बैगिंग मीन्स एक बैग बना देंगे उसके ऊपर, फीमेल फ्लावर के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर बैग लगा देंगे। यूजुअली ये बटर पेपर वगैरह से लगाते हैं, ताकि ये जो इसको एंथर को रिमूव करने के बाद ये जो फीमेल वाला पार्ट बचा है, पिस्टिल, इसको बैग किया जा सके, ताकि ये कंटेमिनेट ना हो। कंटेमिनेशन प्रिवेंट करना है, किस चीज से, ताकि अब सेल्फ पोलिनेशन तो हमने हटा दिया, लेकिन कोई और पोलन अपनी मर्जी से आके तो इसे पोलिनेट कर सकता है बाहर से, अगर ये खुला हुआ है तो। हम वो भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम हमारी मर्जी से पोलिनेशन करवाएं अनटिल इसका खुद से पोलिनेशन आओ। तो हम इसको कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए इस पे बैग लगा रहे हैं, ताकि अनवांटेड या दूसरा कोई पोलन आके उसे पोलिनेट ना कर सके। ठीक है, पहले एंथर्स रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद में बैग भी कर दिया। जब इस पिस्टल की, इस स्टिग्मा की, इसके स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अटेन होगी, तब हम इसको रीबैग कर देंगे, इसका बैग हटा देंगे और उस पे अपनी मर्जी के पोलन लाके उसको पोलिनेट करवा देंगे, ताकि हमें अपना डिजायर्ड सीड मिल सके। मतलब हमने इस पूरे प्रोसेस में फ्लावर को बेसिकली बचाया है उसकी मर्जी से पोलिनेशन होने से। अब इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये दोनों अलग अलग स्टेप हैं। इमैस्कुलेशन करना तब जरूरी है जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, एंथर और फिलामेंट, तब हमें जरूरत पड़ती है एंथर्स रिमूव करने की, और यही स्टेप इमैस्कुलेशन है। ये पूरा स्टेप इमैस्कुलेशन नहीं है। अब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल ना हो कि यूनिसेक्सुअल है, मतलब एंथर अलग फ्लावर पे है और पिस्टिल अलग फ्लावर पे है, तो सिर्फ अगर हम इसको सिर्फ बैगिंग कर दें, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर बैग लगा के इसको ढक दें, तब भी क्या इसका पोलिनेशन बचाया जा सकता है? हाँ। क्या यहाँ से एंथर रिमूव करने की जरूरत है? नहीं। तो इस केस में ओनली बैगिंग की जाएगी अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि इमैस्कुलेशन इज अननेसेसरी, कब करने की जरूरत नहीं है, जब फीमेल फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल है या दूसरी कंडीशन प्लांट ही डायशियस है, प्लांट ही, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तब भी इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तब है जब फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इमैस्कुलेशन, और मैंने बैगिंग भी बता दिया है। Bagging is done after emasculation to enhance flower size, promote pollination, prevent contamination from unwanted pollen,
इंक्रीज पोलन प्रोडक्शन। आपको अब ये बात अच्छे से पता है कि कंटैमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग किया जाता है, कंटैमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डबल मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 चीजें फर्टिलाइज हो रही होंगी। तो इसमें क्या होता है, हम जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल सेल होता है, यहाँ सिनर्जिड्स और ये एग सेल, और यहाँ पे एंटीपोडाल्स तो होते ही हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ सेंट्रल सेल की और एग सेल की। जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, इसके अंदर 2 मेल गेमीट होते हैं। यूजुअली 2 मेल गेमीट होते हैं, किसी किसी सिचुएशन में 3 हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 2 मेल गेमीट की। ये है 2 मेल गेमीट, ये ओवरी और ये इसके अंदर ओव्यूल, यहाँ पे सेंट्रल सेल और यहाँ पे एग। मैंने अभी ये 2 ही बनाई है। जब ये यहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है तब यहाँ पे जर्मिनेशन इसका स्टार्ट हो जाता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है और ये ग्रोथ होते होते इसके अंदर जाती है और अपने मेल गैमेट्स को यहाँ पे रिलीज कर देती है। अब रिलीज होने के बाद क्या है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है और बनाता है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट 2 है ना, तो सेकंड वाला क्या है, सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा, ये सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फर्टिलाइजेशन कर लेगा और बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन। दिस इज फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये 2 प्रोडक्ट होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के। एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ जाइगोट बना लिया, दूसरे मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया। तो अभी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 egg is fertilized twice, नहीं, एक ही एग 2 बार फर्टिलाइज नहीं होता, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का ये मतलब नहीं है। 1 male gamete fuses with egg and the other with synergid. No, synergid के साथ नहीं होता। 2 eggs fuse with 2 male gamete, नहीं। 1 male gamete fuses with egg and the other with polar nuclei. Yes, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन पे ये क्वेश्चन तो हो गया, आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ आ गया। मैं एक चीज और साथ में कवर कर रही हूँ, यहाँ पे प्लॉइडी पूछा जाता है। देखो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, ये हैप्लॉइड होते हैं, और ये एक्सेल भी, सॉरी ये है एक्सेल, ये एक्सेल भी हैप्लॉइड होता है। लेकिन इस पोलर न्यूक्लियाई में तो 2 न्यूक्लियस हैं, ये डिप्लॉइड होता है। दोबारा बता रही हूं, ये एक्सेल है, दिस इज हैप्लॉइड, और ये पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होता है। अब जब इस मेल गैमेट ने, इस हैप्लॉइड सेल ने आके इस एक्सेल, इस हैप्लॉइड सेल के साथ आके फर्टिलाइजेशन किया, इसको फ्यूज किया, तो ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड हुआ। लेकिन पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड है, मेल गैमेट डिप्लॉइड है, सॉरी हैप्लॉइड है, तो ये क्या बनाता है, ये जो पेन बनता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड। तो मैं यहाँ लिख रही हूं अलग से कि मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, एग सेल जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये आपको याद होना चाहिए।
चलो ये क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया था डबल फर्टिलाइजेशन वाला। एक सेल एक गैमेट एग को फ्यूज करेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को, और मैंने प्रोडक्ट्स भी बता दिए और प्लॉइडी भी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन बताना है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या है, हमने फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ उसको तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन में क्या है, जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज किया था, इसमें जो प्रोडक्ट आया पेन, ये इसको बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि एक 2 न्यूक्लियस इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका प्रोडक्ट आया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में पेन बोला है मैंने। एग और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुआ, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन हुआ, इसका मतलब ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 20, अ सीड इज सेड टू बी एल्ब्यूमिनस इफ। एक सीड को हम एल्ब्यूमिनस कब कह सकते हैं? देखो सीड 2 टाइप के हो सकते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड वो होता है जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो बच जाता है सीड के अंदर, या फिर दूसरी बात बोल सकते हैं, इट इज नॉट completely used by embryo। देखो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब उसे कुछ फूड, रिजर्व फूड की जरूरत पड़ती है जो एक एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाता है। अब या तो वो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है या फिर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होके वो थोड़ा बहुत बच जाता है। इस कंडीशन में ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। क्या चीज? एंडोस्पर्म। तो अब ये एंडोस्पर्म एक सीड के अंदर बचा है या नहीं बचा, इस कंडीशन पे हम सीड को एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल्स हो सकते हैं व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। और नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल पी या ग्राउंडनट। So albuminous seed is that contains persistent endosperm, and if the endosperm is completely consumed by the embryo तो उसको non albuminous seed बोलते हैं। A dicot embryo, the shoot, रेडिकल, हाइपोकेटाइल, एपिकोटाइल, कोटिलेडन, इनमें से कौन सा पार्ट है जो डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर एक शूट को प्रोड्यूस करता है, एक शूट बनाता है आगे जाके? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसपे एम्ब्रियो के पास 2 चीजें होती है, एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा कोटिलेडन्स। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या करती है, आगे फर्दर जब डेवलपमेंट होता है इस एक्सिस से उस एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट जनरेट होते हैं, जैसे शूट, रूट, ये सब जनरेट होगा। अब इस एक्सिस के कौन से पार्ट से क्या बनेगा ये अभी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी। दूसरी चीज होती है कोटिलेडन्स, जिसमें फूड रिजर्व होता है, सिंपल। दूसरी बात, अगर डाइकोट एम्ब्रियो की बात हो रही है तो कोटिलेडन 2 होंगे, और मोनोकोट की बात हो रही है तो कोटिलेडन 1 होगा, जिसको हम स्क्यूटेलम भी बोलते हैं इन केस ऑफ मोनोकोट। तो चलो डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं।
आपकी एनसीईआरटी में भी सेम डायग्राम दिया हुआ है, एंड आई ऑल्सो ट्राइंग टू ड्रॉ इट एज इट इज. ऊपर नीचे हो सकता है बट समझने में बहुत हेल्प होगी. सी दिस. और फिर ऐसे करके ऐसे यहाँ पे एक टिप बना देंगे. ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है एक डाइकोट एम्ब्रियो का. ठीक है. अब इसमें हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस की. एम्ब्रियोनल एक्सिस के ये दो जो चीजें मैंने बनाई है, ये तो है कोटिलेडन्स. इस एक्सिस में कोटिलेडन्स के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल. ठीक है. अब आप ऐसे समझो, ये एक एक्सिस के दो रीजन हो गए, ऊपर नीचे. ऊपर वाला एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल. अब यहाँ पे एपिकोटाइल पे प्रेजेंट होगा प्लूम्यूल, और हाइपोकोटाइल वाले रीजन पे प्रेजेंट होंगे रेडिकल्स. प्लूम्यूल आपको पता है क्या बनाता है? शूट टिप या स्टेम टिप. रेडिकल बनाता है रूट टिप. और यहां जो ये नीचे एक हमने अलग से टिप निकाला है, ये है रूट कैप. तो इस तरह ये एम्ब्रियो डेवलप होता है फर्दर. इसका एक एम्ब्रियोनल एक्सिस आप समझो कि एक रेफरेंस लाइन है. वहां से, उस रेफरेंस लाइन से इस एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, तब जाके ये सीड बनाएगा. और ऊपर वाले रीजन को बोल रहे हैं एपिकोटाइल, नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोकोटाइल. ऊपर में क्या बनेगा? प्लूम्यूल से शूट टिप. नीचे में क्या बनेगा? रेडिकल से रूट टिप. हो गया. और ये रीजन कैसे डिफाइंड हुए ऊपर नीचे? ये कोटिलेडन के लेवल से देख रहे हैं. कोटिलेडन बीच में कहीं आ रहा है तो ऊपर एपिकोटाइल हो गया और नीचे हाइपोकोटाइल. अब हमको क्या बताना है? इन अ डाइकोट एम्ब्रियो. हाँ जी, डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम ड्रॉ किया है. पार्ट दैट गिव राइज टू शूट इज रेडिकल. नो, रेडिकल क्या बनाता है? रूट. हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रीजन में भी रूट, रेडिकल, यही सब होता है. एपिकोटाइल, यस, एपिकोटाइल में बनता है शूट. और कोटिलेडन तो होते ही हैं, अलग से होते हैं वो. तो इसका आंसर हो गया एपिकोटाइल. एपिकोटाइल वाले रीजन में प्लूम्यूल होता है, वहां पे शूट टिप बनेगा. होप यू गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मोनोकोट एम्ब्रियोज लाइक ग्रास. ग्रास एक मोनोकोट होता है. ग्रास की बात करें, मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें, द सिंगल कोटिलेडन इज कॉल्ड एज. मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कोटिलेडन एक हो सकता है या दो हो सकते हैं. अगर एक हुआ तो ये तो मोनोकोट कंडीशन हो जाएगी. और एक कोटिलेडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम. सो दिस इज द आंसर. और अगर ये कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, इन सब की बात की जाए, जो मोनोकोट एम्ब्रियो होता है उसमें भी ऐसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल रीजन होते हैं. कोलियोप्टाइल क्या होते हैं? वहां पे कुछ सेल्स होते हैं जो आगे डिफरेंशिएट होके शूट टिप बनाते हैं. और कोलियोराइजा से बनता है रूट. ये बात हो रही है मोनोकोट स्टेम की. ये बात हो रही है मोनोकोट एम्ब्रियो की. अगला क्वेश्चन. सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम. सीड कोट जो होता है, सीड में क्या होते हैं? एक सीड के अंदर सीड कोट होता है. इसके बेसिक पार्ट्स बता रही हूँ सीड के. सीड कोट होता है, कोटिलेडन्स होते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है. ठीक है. अब ये जो सीड कोट होता है वो एक हार्ड और टफ लेयर होती है सीड के बाहर, जो बनती है इंटेग्यूमेंट्स से. तो हमें सीड कोट ही बताना है. इंटेग्यूमेंट्स से बनती है सीड कोट.
कोटिलेडन्स में क्या होता है, इसमें आ जाता है एंडोस्पर्म, क्योंकि हमें पता है कोटिलेडन्स के अंदर फूड रिजर्व होता है। आप जितनी भी दालें खाते हो, जितने पल्सेस वगैरह लेते हो, उनमें क्या होता है, वो जो हम खाते हैं ना, वो कोटिलेडन्स ही होता है, उसी में वही कोटिलेडन्स होते हैं। आप ऐसे चने की दाने को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर पाते हो, तो वो होते हैं कोटिलेडन्स, और उनके अंदर एंडोस्पर्म की फॉर्म में फूड रिजर्व होता है। ठीक है, दूसरी बात, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म ने तो कोटिलेडन बना लिया, इंटेग्यूमेंट्स ने सीड कोट बना लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूसिलस, न्यूसिलस वैसे हर सीड के अंदर न्यूसिलस जरूरी नहीं मिलेगा आपको, कुछ बनाएगा वो, लेकिन कुछ सीड्स होते हैं जैसे ब्लैक पेपर और बीट, ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं। ये दोनों क्या करते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, इनमें न्यूसिलस का कुछ पार्ट बच जाता है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस। रेमिनेंट्स मतलब कुछ बचा कुचा हिस्सा, तो यहाँ पे न्यूसिलस के रेमिनेंट्स बच जाते हैं। तो इस कंडीशन में इसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। जैसे हमने देखा था, जब एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाता है तब उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ऐसे ही जब ये न्यूसिलस परसिस्टेंट रह जाए तब उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। और एग्जाम्पल हो गए ब्लैक पेपर एंड बीट। अब ओवरी क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट बना लेती है। तो ओवरी तो फ्रूट बना लेगी और सीड बना लेगा ओव्यूल। और ये सारे जो हम न्यूसिलस, एंडोस्पर्म, इंटेग्यूमेंट्स, ये सब हम इन ओव्यूल के ही तो पार्ट पढ़ते हैं, तो ये भी अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। न्यूसिलस अगर बच जाए तो उसको पेरिस बोलते हैं, एंडोस्पर्म बच जाए तो वो कोटिलेडन में रिजर्व हो जाता है या नहीं भी होता है। तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा था एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म। और इंटेग्यूमेंट्स क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे सीड के सारे पार्ट, ओव्यूल, ओवरी सब क्या बनाते हैं मैंने सब बता दिया है। और एंडोस्पर्म के टाइप्स तो हमने पीछे कर ही लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किससे बनता है? यूजुअली फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मल स्टेप बता रही हूँ क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद है वो फ्रूट बना लेती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही ना हो तब भी अगर फ्रूट बन जाए तब होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, विच डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑलवेज कंटेन्स सीड, नहीं, सीड नहीं होता है, इसके पास सीडलेस होता है ये, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, ओव्यूल के साथ कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई है, तो ओव्यूल सीड कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे सीडलेस फ्रूट बनता है। और इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट।